नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इंटर आर्ट्स और कॉमर्स की मेगा सूची में बेटियों का दबदबा। दरअसल आपको बता दें कि इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को जारी कर दिया। आर्ट्स में 95.97% छात्र छात्रा सफल रहे, जबकि कॉमर्स में 88.60% विद्यार्थी पास हुए। दोनों ही संकायों में बेटियों का दबदबा रहा। कॉमर्स में टॉप 3 पर 6 बेटियों ने कब्जा जमाया है, जबकि आर्ट्स में राज्य की फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर बेटी ही रही। जैक के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने दोनों संकायों का रिजल्ट जारी किया। इंटर आर्ट्स में 2,25,946 छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2,16,856 छात्र सफल रहे, जबकि 8,415 असफल हुए। इनमें से 97,051 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि 1,13,018 सेकेंड डिवीजन और 6,782 थर्ड डिवीजन लाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बोले, ये बीजेपी के विरोधियों को दबाने की साजिश। दरअसल मंगलवार को पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास सहित कुल 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इस कार्रवाई को लेकर प्रदीप यादव की प्रक्रिया सामने आई है। प्रदीप यादव ने कहा कि मेरी जानकारी से मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज या चीज नहीं है जो ईडी के लायक है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपने विरोधियों को दमन करने की साजिश रचना शुरू कर देती है। जब राहुल गांधी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं तो कांग्रेस का एक आदमा सा सिपाही हूँ। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रदीप यादव चुनाव के बाद 2020 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके साथ बंधु तिर्की भी कांग्रेस में गए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का दामन थामा। गौरतलब कि गोड्डा से पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव व उनके करीबियों के यहाँ ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की। ईडी टीम ने सुबह 7 बजे एक साथ प्रदीप यादव के रांची व पोड़ैयाहाट स्थित आवास व उनके सहयोगियों के यहाँ दबिश दी। बता दें कि छापेमारी टीम में 32 अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 48 जवान को लगाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान कई कागजात मिले हैं। 21 जून तक बढ़ी गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की रिमांड, उगलेगा क्राइम के कई और राज। दरअसल आपको बता दें कि एटीएस के हाथों दबोचे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को मंगलवार को एटीएस की विशेष अदालत में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी है। अब उसकी अगली पेशी 21 जून को होगी। झारखंड एटीएस ने अमन श्रीवास्तव को 16 मई को महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद उसे मुंबई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। साथ ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 17 मई को रांची लाया गया था। 18 मई को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में बंद है। बता दें कि 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अमन श्रीवास्तव की दहशत रांची, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा सहित आसपास के जिलों में थी। अमन श्रीवास्तव के खिलाफ लूट, हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास और किडनैपिंग के 23 मामले दर्ज हैं। वह रांची के आसपास के जिलों में मुख्य रूप से कोयला कारोबारियों व व्यवसायियों को निशाने पर बनाया था। एटीएस ने अमन श्रीवास्तव के 49 ऐसे गुर्गों की लिस्ट जारी की थी, जिसके जरिए अमन श्रीवास्तव रंगदारी वसूली करता था। आज से चढ़ेगा झारखंड का पारा, बढ़ेगी गर्मी, अभी राहत नहीं। दरअसल झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार के दोपहर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इससे कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिर गया और शाम में गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिन में कड़ी धूप और उमस से लोग परेशान रहे, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि दोबारा अधिकतम तापमान बढ़ता जाएगा और गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। बता दें कि रांची में 31 मई से 3 जून के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री तक पहुँच जाएगा। उस समय मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राज्य में कहीं भी बारिश व मेघ गर्जन नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सबसे अधिक बारिश धनबाद के पुटकी में 39 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री डाल्टनगंज का तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री चाईबासा का रहा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने भी नगर विकास विभाग के दस्तावेज पर सहमति जताई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। बता दें कि अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है। आयोग गठन के बाद उसकी अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस साल ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ राज्य में नगर निकाय चुनाव होगा। बता दें कि पिछले दिनों नगर विकास विभाग ने ट्रिपल टेस्ट का दस्तावेज सौंपने और पिछड़ा वर्ग आयोग गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था। वर्ल्ड नो टोबैको डे आज। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में स्मोकलेस तंबाकू का प्रचलन बढ़ा। 10 वर्षों में 3% बढ़े पीने वाले। दरअसल तंबाकू सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आम होती जा रही है।
इससे बचने के लिए हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। झारखंड राज्य में भी इसके प्रति लगातार चलाए गए जागरूकता और रोकथाम अभियानों का नतीजा यह हुआ कि राज्य में तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। लगभग 10 वर्षों में राज्य में तंबाकू सेवन करने में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 3% बढ़ी है। इसके पीछे मानसिक तनाव, शौक, मॉडर्न होना और दूसरे की नकल कारण हो सकते हैं। तंबाकू सेवन से महिलाओं का प्रजनन क्षमता घट रही है, युवतियां उम्र दराज दिख रही है, प्री मैच्योर बच्चे जन्म ले रहे हैं। मिशन 2024 बीजेपी ने शुरू की जनसंपर्क अभियान, पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर जोर। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हो गया है। 1 माह तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर पलामू पहुंचे जनसंपर्क अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्रा ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाने पर जोर दिया। भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पलामू जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने की। संचालन महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। बैठक से पूर्व नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर जनसंपर्क अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम किया है। पार्टी कार्यकर्ता अभियान के तहत आम लोगों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। मुख्य सचिव की आपत्ति के बाद हटाए गए 28 विशेषज्ञ, कल्याण विभाग ने रिटायर्ड अधिकारियों को किया था बहाल। दरअसल आपको बता दें कि कल्याण विभाग में बहाल किए गए 28 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है। विभाग के सचिव के श्रीनिवास की पहल पर एक इंटरव्यू कमेटी बनाकर यह बहाली की गई थी। महज साक्षात्कार के जरिए मार्च 2023 में बहाल हुए विशेषज्ञों में रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, बैंकिंग और शिक्षा सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। अलग अलग सेवा से जुड़े इन अधिकारियों के लिए 60 से 75 हजार रुपए मानदेय तय किया गया था। इन अफसरों को 1 महीने का मानदेय भी दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि विभाग ने इन विशेषज्ञों की बहाली के लिए वित्त एवं कार्मिक विभाग से अनुमति भी नहीं ली थी। बहाल किए गए 28 विशेषज्ञों में से 24 कल्याण निदेशक और 4 विभागीय मुख्यालय में सेवा दे रहे थे। विभाग की इस अस्थायी बहाली पर सरकार की ओर से सवाल उठाए गए। इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आपत्ति जताई। इसके बाद विभागीय सचिव ने 29 मई को इन विशेषज्ञों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया। नेपाल से कनाडा भागने के फिराक में था पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। दरअसल पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप अगर गिरफ्तार नहीं होता तो वह नेपाल से कनाडा भाग जाता। उसकी योजना हमेशा के लिए कनाडा में रहने की थी। वह नेपाल से कनाडा जाकर बसने के लिए पासपोर्ट तैयार करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खुलासा उसने पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को समझ किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दिनेश गोप ने यह भी बात बताया कि नेपाल में रहने के दौरान वहाँ के लोगों से उनके अच्छे संपर्क हो गए थे, इसलिए उन लोगों के सहयोग से ही अपने पासपोर्ट के लिए पेपर तैयार करवाया था। जब सुरक्षा एजेंसी ने दिनेश गोप से आगे पूछा कि कनाडा जाने के बाद उसकी क्या योजना थी, तब उसने कहा कि कनाडा में ही रहकर वहाँ कोई रोजगार करता, इसके बाद वहीं से संगठन चलाने का काम करता ताकि पुलिस या दूसरी कोई एजेंसी उस तक नहीं पहुँच सके। इस उद्देश्य से वह कनाडा में बसना चाहता था। कनाडा में बसने की योजना के उद्देश्य से उसने अपना हुलिया बदला था और दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए थे। सीएम हेमंत सोरेन कल योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। मुख्य सचिव ने दिया जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की प्रगति को जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं की गति देने के लिए जोहार परियोजना पोर्टल शुरू किया है, जिसमें नियमित रूप से सभी विभागों की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करना है। बता दें कि मुख्य सचिव हर माह इसकी समीक्षा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं को गति प्रदान करना और समय पर पूरा करना और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सामंजस्य बैठाकर काम करना है। बैठक में सीएम पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, पेयजल, ग्रामीण कार्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बैठक में शामिल होंगे सीएम हेमंत, विपक्षी एकता की मुहिम का बनेंगे हिस्सा। पिछली मुलाकात में जताई थी सहमति। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में विपक्षी पार्टियों को भाजपा के विरुद्ध एकजुट करने की मुहिम बिहार के सीएम नीतीश कुमार चला रहे हैं। इस मुहिम का मूर्त रूप देने के लिए कई राज्यों के सीएम से उन्होंने मुलाकात की है। 12 जून को उन्होंने पटना में विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने के लिए बैठक रखी है। इस बैठक में देश भर के राज्यों के विपक्षी दलों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार की ओर से आयोजित इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे झामुमो की ओर से शामिल
हो रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे रखी है। बता दें कि 12 जून को पटना में नीतीश कुमार की ओर से आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में देश भर से 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होगी। कयास लगा जा रहे हैं कि इस बैठक का कुछ सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।